ट्वेल्थ में बायोलॉजी के बाद करियर ऑप्शंस क्या है? हमने हमारी 11th और 12th में बायो हमारा सब्जेक्ट रहा है। अब हम आगे 12th खत्म होने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब आगे क्या करेंगे? अगर आपने अभी से डिसाइड नहीं करा तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि हम जो हमारे को 12th के बाद छुट्टियाँ मिलेगी तब हम सोचेंगे, तो नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 9th-10th से भी अपना करियर को पाथ दे चुके हैं, डायरेक्शन दे चुके हैं और इसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी भी चीज़ें नहीं पता तो आपने बहुत अच्छी वीडियो क्लिक करी है। डेफ़िनेटली मैं नितिन माथुर आपकी हेल्प करूँगा कि आपको करना क्या है लाइफ में। आपको मैं स्कोप बताऊँगा, आपको मैं बताऊँगा कि आपका क्या रोल है, एज़ अ टीचर मेरा क्या रोल है, वो सब बातें मैं करूँगा यहाँ पे। तो आपको बस थोड़ा-सा समझना है कि हमको अब करियर के लिए हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा हमें फ़ोकस्ड होना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई बात है नहीं जिसको मैं आपको कहने वाला हूँ। आपको फ़ोकस्ड और कंसिस्टेंट के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, बस धैर्य बना के रखना है और मेरी बातों पे ध्यान रखना है आपको, है ना? तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम लगाए ना, तो देखो सबसे पहली बात कि आपके पास 3 स्कोप होते हैं। बायोलॉजी सोचते हैं बच्चे क्या लेते हैं कि भई डॉक्टर बनूँगा, ठीक है? एक वो बच्चा होता है जो कि थोड़ा-सा डायरेक्शन लेस है। वो क्या सोचता है कि मैथ है 11th-12th में, तो अगर मैं साइंस मैथ लेता हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी और मेरी मैथ ख़राब है, वीक है, तो मैं बायो ले लेता हूँ, बाकी मेरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री मेरे सही हैं, तो मैं इस हिसाब से साइंस स्ट्रीम लेता हूँ। कुछ लोग साइंस स्ट्रीम में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सोसाइटी प्रेशर होता है। उनको लगता है अगर मैं आर्ट्स ले लूँगा तो लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। बट मैं कहता हूँ हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है और लिटरली आर्ट्स में आपके लिए बहुत सारी स्ट्रीम खुलती है। वो भी हम बात करेंगे, अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर आप आर्ट्स के फील्ड बताओ तो वो भी बताऊँगा मैं। बट अभी जो मेन बात है ना, अभी मेन बात ये है कि हमारे पास बायो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे पास है, तो सर अब हम कर क्या सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस करियर एडवाइस में आप हमारे चैनल पर आए हो तो डेफिनेटली मैं आपको संडे टॉक में हमेशा लाता रहूँगा। ये आज है संडे एडवाइस, जिसको हमने रखा है करियर एडवाइस। हमारी पहली वीडियो है करियर एडवाइस पे। तो आज का मेन टॉपिक क्या है, 12th के बाद करना क्या है, और मैं हूँ आपका नितिन भैया। जैसे वो अपनी एक आई थी ना वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में, जीतू भैया थे, वैसे ही मैं आपको हूँ नितिन भैया, और नितिन भैया आपको गाइड करने वाले हैं। कोई होता है ना कॉलोनी में भैया की बताते हैं, आपके आपके नेबर्स होते हैं, उनमें से भैया होते हैं या फिर आपकी फैमिली में होते हैं कि आपको करना क्या है, तो जिनकी पास वो लोग नहीं है तो उनके पास कौन है, नितिन भैया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। क्लियर कैसे सर? ये डायग्राम दिख रहा है ना बंदे का, इस डायग्राम में बहुत चीज़ें छुपी हुई है कि बहुत बंदे कंफ्यूज। इसके पीछे यस लिखा है मैंने, इस बंदे के पीछे जब मैंने स्लाइड बनाई थी तो यस लिखा था, बट इस बंदे को मैंने आगे डाला क्यों? क्योंकि हम हाँ तो कर देते हैं, हाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी एक भेड़ चाल चली हुई है। आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ कि आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि यार मेरे दोस्त भी कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ, है ना? अब इसलिए तैयारी करने आ जाओगे तो आप ये सोचोगे डॉक्टर बन जाता हूँ, और बनने के लिए आप क्या करोगे, कोचिंग ज्वाइन कर लोगे। आप सोचोगे तुक्का मार कर देख लेता हूँ, हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो नहीं। मैं कहूँगा आपको, भाई आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है या नहीं, और डॉक्टर में भी कौन सा बनना है। ठीक है, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के डॉक्टर्स होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लाइक आपको एमबीबीएस करनी है, बीएमएस करनी है, बीएचएमएस करनी है, डिफरेंट फील्ड है, बीडीएस करनी है, जो भी है। पहले आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर पहला जो प्रश्न मैंने डाला ना कि डॉक्टर बनना है या नहीं, अगर जिन बंदों का आंसर सीधा यस है तो मैं उनको कहूँगा कि आपके लिए मैंने एक स्लाइड और रखी है, उसको आप देखिएगा। और जिन बंदों का नो आंसर है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए तारीफ करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आपने जो नो कहा है ना, वो आपने उस भीड़ से थोड़ा अलग हटके कहा है, और ये नो कहने में बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल क्लियरिटी दिखाता है। क्योंकि आपने अगर नो कहा है तो आपने कुछ और सोचा होगा, और वो जो सोचा होगा ना आपने, डेफिनेटली वो आप उसमें अचीव कर लोगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बायो को ऑटोमेटिक लोग कनेक्ट क्या करते हैं, जब आपने 11th बायो ली तो क्या बोलेंगे, अरे डॉक्टर बनना है क्या तेरे को, डॉक्टर बनने के लिए बायो ली तूने, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो भाई क्लियर करो डॉक्टर बनना है या नहीं। तो जिसका आंसर यस था उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यस कहा है। तो हम पहले यस पर बात करेंगे। तो यस पर बात करने के पहले आपके देखो, मेडिकल लाइन है, नीट है, सीधी सी बात है, आप नीट दो, ठीक है।
नीट कैसे दे सकते हैं? आपके 12th के बाद सीधे ही आपका आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें आपको एक सिंगल पेपर लगता है, ठीक है, 720 मार्क्स का पेपर होता है। उस एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट करो और 720 मार्क्स में आपकी रैंकिंग आती है। रैंकिंग कैसे? टॉप कॉलेज टॉप नंबर वालों को मिलता है। और इसमें बहुत क्लियर बात है कि यार आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, इंडिया रहना है। बट मैं कहूँगा कि मतलब प्राइमरली गोल ये रखो कि आप इंडिया से ही डॉक्टरी करो। क्यों? क्योंकि अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे फिर आप इंडिया आओगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको इंडिया में आकर एंट्रेंस देना पड़ेगा। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको फिर से एक एग्ज़ाम देना है। तो इस एग्ज़ाम से निकलने के लिए पहला काम आपको करना क्या है? नीट की बहुत डेडिकेटली तैयारी करनी है। आपने येस करा है तो येस का पहला ऑप्शन खुलता है भाई। अगर आपने येस बोला था ना वहाँ पे तो पहला ऑप्शन बताओ ना येस वालों के लिए। नीट की डेडिकेटली तैयारी करनी है। डेडिकेटली का मतलब है कि सर आपने ये चूज़ करा है, येस कहा है, दैट मीन आपको बनना ही है। अब आपको बनना है तो वो मजाक मस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर हो गया तो ठीक है वरना 2 या 3 ड्रॉप ले लूँगा। भाई बहुत रियलिटी है कि कब आपकी ये 1 ड्रॉप आपका 3 ड्रॉप बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और 30 से 34 ड्रॉप के अंदर आपको लोग मजाक बनाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप जैसा कि आपका एक दोस्त था आप एक पर्सन है और अगर दूसरा एक बी पर्सन आपको दोस्त है, ठीक है, तब होगा क्या? ये जो पर्सन है ना उसने मान लो कि इसने फर्स्ट ड्रॉप के अंदर ही निकाल लिया था। बट आप हैं जिसने 12th में भी दिया था, फिर फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, और पता नहीं चला कि कब आपका फोर्थ ड्रॉप हो गया। तो जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना तो आप देखोगे कि भाई वो थर्ड ईयर के एमबीबीएस थर्ड ईयर में आ चुका है। और ये क्या करेगा? गिल्ट आएगा। मैं गलत नहीं कहूँगा आपको, अगर आप फोर्थ ड्रॉप में फिर से मेहनत करने जा रहे हो तो मैं फोर्थ ड्रॉप वाले बच्चों के लिए, वैसे तो फोर्थ वाला टॉप वाले देख नहीं रहोगे वीडियो, और देख भी रहोगे तो मैं हमको एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप ये एग्ज़ाम देकर थोड़ी भीड़ से अलग जा रहे हो। कैसे? अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव वाली तैयारी करते हैं तो आपको लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन अब आप मेडिकल लाइन में हो तो मेडिकल में जो केवल और केवल बायो वाले बंदे हैं ना वही आपसे कंपटीशन है आपका, ठीक है। तो भाई अगर ए बंदे आपको बनना है, जस्ट अ सेकंड, मेरी लाइट कम आ रही है। हाँ, टेक्निकल इशू आ गया था। तो देखो भाई, नीट आपको करना है तो डेडिकेटली तैयारी करो। अब बात आती है जो बच्चों ने नो कहा था कि नहीं सर हमको नहीं बनना डॉक्टर, तो उनके लिए आता है नॉन नीट पाथ, जिसमें प्योर बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी आती है। इसमें आपका क्या क्या ऑप्शन है इस पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे नीट वाले बच्चों के लिए। नीट को क्यों मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि पहले येस वालों को थोड़ा समझा दूँ कि हाँ आप भी देख लीजिए, आपने नो कराया तो आपको ये चीज़ें आपके लाइफ से हट रही है ना। तो एक बार जस्ट आपको क्या होता है, दोनों देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको येस और नो दोनों पता होना चाहिए। तो अगर आपको डॉक्टर बनना ही है, कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हो। जैसे कि पहला कोर्स आपका सामने जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन सा कोर्स है आपका? एमबीबीएस। जानते हो आप एमबीबीएस 5 साल का होता है, 5.5 साल ही मान लीजिए, इंटर्नशिप भी आपकी रहती है। बट इसमें मैंने आपको क्या बोला भाई, कोशिश करो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, चाहे 1 या 2 ड्रॉप लो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लेना ज़्यादा बेटर मानता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे नोन बच्चे हैं जिन्होंने एमबीबीएस आउट ऑफ इंडिया जाकर करी, क्योंकि उनके फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप में नंबर कम थे, तो उन्होंने सोचा कि अब ड्रॉप नहीं लेते, हम थोड़ा साल बचाते हैं। तो वो नीट की तैयारी करने के बाद में 2-3 साल बाद में आउट ऑफ इंडिया जाकर डॉक्टरी करी, फिर वापस आकर यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ा और वो एग्ज़ाम भी उनसे नहीं निकला। तो फिर वो वापस वो डॉक्टर बने नहीं बने वाली बात बराबर रहती। पर एक मेरा दोस्त है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, एक दोस्त था जो कि मेहनती था, लेकिन फर्स्ट ड्रॉप में सोचा कि यार यहाँ पर मेरे से नहीं हो पा रहा है। बट उस बंदे ने बाहर जाकर एमबीबीएस करी और फिर वो इंडिया आया और उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो एग्ज़ाम निकाल लिया। जो यहाँ पर इंडिया आकर आपको प्रैक्टिस अलाउ करने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है वो वाला है ना। तो भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बट मेरी सजेशन ये है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज दो, कहीं भी मिले आप लो। और कॉलेज अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, एम्स वगैरह तो आपने नाम बहुत सुना है। सेकंड बात आती है बीडीएस। बीडीएस है आपका डेंटल वाला। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके अंदर आपका आप मतलब मास्टर्स भी कर सकते हैं। मास्टर्स करोगे तो आप इसमें सर्जन वर्जन से बन सकते हैं आपकी, है ना, आपके माउथ वगैरह के लिए। अब तीसरा आता है बीएमएस और बीएचएमएस। बीएमएस जो है आपका है आयुर्वेदा वाला, और एचएमएस वाला है जो आपके होम्योपैथी वाला है। ये भी इनके आगे भी डॉक्टर लगते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। अब फिर आता है बीबीएससी, ये है आपका
बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। ये क्या चीज़ है? जो वेटरनरी, जो आपको अगर जानवरों से प्यार है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। वहीं अगर आपको जस्ट आपको मतलब डॉक्टर वगैरह वाला हेक्टिक काम थोड़ा कम पसंद है, तो आप चाहते हो कि मुझे सिंपल करना है ऐसा थोड़ा, है ना, तो आप नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग अच्छी होती है, 4 साल की नर्सिंग होती है। ठीक है। इसमें भी कुछ लोगों का नहीं पता होता है कि जैसे आप तो नर्सिंग कर रहे हो, एक होती है जीएनएम और एएनएम, है ना। तो जीएनएम एक अलग से कोर्स होता है जो कि एक तरह का डिप्लोमा होता है इसका, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब इन कोर्सेज में मोस्टली जो है, अगर जैसे जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए, तो अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हो तो आपको पता है आरएचएस निकालता है। ठीक है। बट अगर आपको एमबीबीएस वगैरह करनी है, इन तरह के बाकी कोर्सेज में अगर आपको नाम चाहिए डॉक्टर वगैरह वाले काम करने में, तो प्लीज़ नीट आपका केवल और केवल एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको एलिजिबल कर सकता है। वेटनरी वाले के लिए भी, इवन वेटनरी के लिए भी एक अलग सा टेस्ट होता था, पीवीटी जिसको मतलब प्री वेटनरी टेस्ट, वो अब चेंज हो चुका है। लेकिन मोस्टली आपको नीट फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न पेपर सब कुछ सेम रहता है ज़्यादातर पेपर्स का। अगर आपका नीट की प्रिपरेशन अच्छी है तो बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई कि पीसीबी होनी चाहिए 12th में, लेकिन अब थोड़ा बहुत अभी कुछ दिनों पहले सुनने में भी आया था कि मैथ वाले बच्चों को भी एलिजिबल कर दिया गया है। एंड नीट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं तो। अब बात आती है जिन बंदों ने नो करा था, तो नो नीट बायोलॉजी करिए, मैंने इसका नाम ही इसलिए रखा है। क्यों? क्योंकि आपको नीट देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कोर्स जो मैंने करा, जैसे कि मैंने करा बीएससी जनरल साइंस से करा है मैंने, बैचलर ऑफ साइंस जनरल साइंस। तो उसमें क्या होता है, 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है ना। और 3 साल के कोर्स के बाद आप बैचलर हो जाते हो, फिर आप चाहो तो मास्टर्स कर सकते हो, फिर आप चाहो तो पीएचडी भी कर सकते हो। ठीक है। बट यहाँ तक आपको पीएचडी, इसमें क्या होता है, इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर आप नाम लेकर डॉक्टर लगाना चाहते हो तो थोड़ा आपका वक्त थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि 3 साल बैचलर के, 2 साल मास्टर्स के, एंड देन यहाँ पे 3 से 4 साल आपकी पीएचडी के। तो 5 और 3 8, 7 से 8 साल आपको किसके लिए पढ़ाई को देने पड़ेंगे डेडिकेटली। फिर जाकर आपके नाम के आगे डॉक्टर आएगा, वो भी डॉक्टरेट आएगा, है ना। प्योर डॉक्टर नहीं आता है। बट मैं कहता हूँ कि आपने अगर चूज़ कराई है तो कोई ना कोई बेस्ट रीजन होगा आपका। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि सर मैं तो जस्ट मेरा एम ये है कि बायो मेरे को अच्छी लगती तो मैंने ले ली, बट मेरे एम है सिविल सर्विसेज, तो डेफिनेटली आप बीएससी कर सकते हो, बहुत अच्छा आप अच्छा कोर्स है। बट इसमें देखो, आपको मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर में स्कोप थोड़ा कम है। अगर आप जनरल बीएससी करते हो ना, प्राइवेट सेक्टर में स्कोप बहुत, बिल्कुल मतलब मिनिमम से मिनिमम है, बहुत क्लियर रियलिटी है भाई ये। बीएससी आपको कुछ नहीं देगी। हाँ, अगर आपने मास्टर्स करी है, वो भी आपकी अच्छी कॉलेज से है, तो आपको फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप डीयू से बीएससी करके आते हो तो मीन्स बीएससी को कोई वैल्यू नहीं करता। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, पर बीएससी का कहीं ऐसे एज ए मतलब काम नहीं है इतना ज़्यादा। काम क्या होता है? स्किल्स होती है, स्किल्स बैचलर वालों की स्किल्स नहीं मानते। ठीक है ना। बहुत क्लियर बता रहा हूँ बात, क्योंकि मैंने भी बीएससी करी भाई, जॉब नहीं मिलती है। इस बैचलर करने के बाद आप बहुत अच्छे बेरोजगार भी दुनिया में आ सकते हो। क्लियरिटी बता रहा हूँ, थोड़ी क्लियरिटी। इससे बढ़िया आप नर्सिंग वर्सिंग कर लो तो वो ज़्यादा बेटर। इस वाले ऑप्शन को तो आप, मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत सोच समझ के जाना जब आपको केवल और केवल बैचलर चाहिए। और मेरी फॉल्ट ये थी कि मेरे को लगा कि मैं बैचलर करूँगा एंड देन आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। बट हुआ ये कि मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया और मेरा नहीं हुआ था। तो मेरा वो जो प्लान था वो सारा बिगड़ गया। और मेरा बाकी मेडिकल, मैंने मेडिकल फॉर्म वगैरह भी भरा था, उसमें मेरा एग्जाम देने के बाद मेरा रिजल्ट भी आया था, मैं क्लियर भी हो गया था। बट मेरा वही एम था कि मैं यूपीएससी करूँगा, लेकिन फिर वक्त के साथ में जब आपका एग्ज़ाम नहीं निकलते तो आपका अंदर की कॉन्फिडेंस टूटता है और फिर आप नहीं कर पाते चीज़ें। तो बैचलर अगर आप ये कर रहे हो तो भाई थोड़ा सोच समझ के करना। और आपको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि अगर बीएससी वगैरह कर लेते हो तो आप गवर्नमेंट एग्जाम से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइक एसएससी बहुत टॉपिंग अभी टॉप पे चल रहा है अभी। एसएससी के आजकल लोग बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं। बैंकिंग एग्जाम हो गए आपके, बैंकिंग में पीओ होता है, क्लर्कल लेवल होता है, एसएससी में भी सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, बहुत स्कोप है इसमें भी। एंड फिर आप अगर टॉप और जाना चाहते हो इसमें तो आपको ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ऐसे आप यूपीएससी कर सकते हो, ऐसे आप आपके आरबीआई के ग्रुप क्या बोलते हैं, ग्रेड बी का एग्ज़ाम निकलता है, नाबार्ड का निकलता है एग्ज़ाम, बहुत बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। बट वो ये गवर्नमेंट एग्जाम आपको फाइट करना पड़ेगा। और ये जो है ना, इस दुनिया में आप, अगर इस दुनिया में आप आकर आ गए तो भाई कंपटीशन तो लोगों का है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्रॉब्लम ये है कि आप उस दुनिया में आ जाते हो जहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखता है, केवल भीड़ है,
और सिलेक्शन के चांसेस भी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं कह सकते। डेडिकेशन आपका है तो होगा, बाकी लक फैक्टर भी थोड़ा मैं मानता हूँ, लक फैक्टर भी होता है, मैटर करता है, तो होगा, वरना नहीं होगा। और अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं निकले, डेफिनेटली आपके पास अगर मास्टर्स है तो आप कहीं नेट वगैरह क्वालिफाई कर प्रोफेसर वगैरह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो भाई फिर आप केवल ग्रेजुएट होकर बेरोजगार कहलाओगे। और ठीक है, अप्लाइड बायोलॉजी में हाई स्कोप है, बहुत अच्छे स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छे स्कोप है इसके, मैं कह सकता हूँ। जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी जेनेटिक्स, ये जो है ना, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? जैसे बायोमेडिकल साइंस भी बहुत अच्छा है ना, एनवायरमेंट एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल साइंस, इनकी क्या, इनकी स्पेशल वैकेंसी निकलती है। जैसे आप बीएससी बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी कर लोगे तो आपको ऐसा नहीं कहेगा कि बॉटनी वाले बंदों के लिए स्पेशल कोई वैकेंसी निकल रही है, जूलॉजी वाले बंदों के लिए स्पेशल, नहीं नहीं, स्पेशल फील्ड की स्पेशल, जैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशल वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ कंपटीशन कम है। तो आप ऐसा कुछ कोशिश करो कि आप ऐसे स्किल्स वाले आप एग्जाम स्किल वाले सब्जेक्ट से अपना मास्टर से बैचलर करो, जिससे कि आपको कंपटीशन कम देना पड़े और कम बंदे उस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपके चांसेस है कि आप उसमें करियर बना सकते हो। जहाँ पर भीड़ जा रही है वहाँ मत जाओ भाई, आज का बहुत सत्य है, बहुत कड़वा है, लेकिन प्लीज़ जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ मत जाओ, क्योंकि इसमें घाटा बहुत है, फायदा बहुत कम है। तो बायोटेक्नोलॉजी से, जैसे कि आप कोई से भी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से जहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग वगैरह चलती है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वगैरह, वहाँ पर आपके लिए फायदेमंद है। माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको इंडस्ट्री एरिया वगैरह में काम मिल सकता है। जेनेटिक्स का काम भी बहुत अच्छा है, आपको लैब वगैरह में काम मिल सकता है। बायोमेडिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इवन मेरे मेरे साथ पता प्रॉब्लम की थी, मेरे कुछ मैं दोस्त मेरे ऐसे थे कि मैंने उनसे फॉर्म भरा मैंने, बायोमेडिकल का ही भरा था मास्टर्स के लिए, मास्टर एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड का था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। पर मैं देने नहीं गया, तो मेरे दोस्त ने बोला यार क्या करेंगे देकर यार, और उसने मुझे बोला तो मैंने भी सोचा क्या करेंगे देकर। बट मुझे लगता है कि मुझे देकर आना चाहिए था, क्योंकि आप अगर आपने कुछ सोचा है तो भाई करो। और फॉर्म आपको पता है जनरल कैटेगरी के लिए आराम से फॉर्म जो है 11,000 1100 1200 का फॉर्म भरता है, सीधे सीधे। ऐसे ही मैंने नीट का पेपर आज तक नहीं दिया। हाँ, रियलिटी है। क्यों नहीं दिया मैंने नीट का पेपर पता है आपको? मैंने एक बार फॉर्म भरा था, मैं देने नहीं गया, क्योंकि मेरा मेंटल बहुत क्लियरिटी थी, मेरे को नहीं आया, मेरे को या तो गवर्नमेंट एग्जाम्स दूंगा या फिर मैं पढ़ाऊंगा, बहुत क्लियर था माइंड मेरा। अब बात आती है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से तो बहुत ज़्यादा स्कोप बोलते हैं भाई आपके लिए। यहाँ तक कि बैंकिंग सेक्टर में भी स्पेशल एग्रीकल्चर के ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, एओ की। ठीक है। और फॉरेस्ट्री तो वो भी अच्छा सब्जेक्ट है। फॉरेस्ट्री में तो आपको पता है कि जो नेशनल पार्क्स वगैरह है वहाँ पर तो आराम से रिक्रूटमेंट होता है आपका डायरेक्ट। और हेल्थ इंडस्ट्री फार्मेसी वगैरह करोगे तो वो तो और भी बेटर है। फार्मेसी तो आप क्या कर सकते हो, दवाई वगैरह काम होता है फार्मेसी में, एज एन एमआर भी अच्छा काम कर सकते हो। और इसके अलावा आप लाइक शॉप भी खोल सकते हो खुद की। न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस का आजकल बड़े बड़े जो मेजरली बहुत मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ आराम से डाइटिशियन न्यूट्रिशन की पोस्ट होती है। वहाँ पर आपको अलग से चैम्बर मिलता है, वहाँ पर आप काम कर सकते हो। जैसे मेरी नानी की अभी एडमिट हुई थी, तब स्पेशल डेली न्यूट्रिशनिस्ट आती थी, और वो हर एक जो आपके जो लोग आते हैं जिनको एडमिट किया जाता है ना, पेशेंट्स को, उन सबका डाइट चार्ट बनाते थे। और एवरी से कुछ लाइक हर रोज की 200 300 फीस उसकी निकलती थी। और वो मान लो 200 फीस अगर उसकी जा रही है, तो उसमें से अगर हॉस्पिटल अपना कुछ फ़ायदा ले रहा है, लाइक 50 100 रुपये भी ले रहा है, तो मान लो 100 रुपये भी उनको एक पेशेंट में मिल रहे हैं, तो 50 पेशेंट का भी बना रहे, तो कितना अच्छा, मतलब स्कोप अच्छा है। आराम से 40 से 50,000 आराम से मिल जाता है। फूड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया ऑप्शन फूड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आप फूड इंस्पेक्टर वगैरह बन सकते हो। जैसे कि आपके एफएसएसआई जो है, फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया है, उसके अंदर डायरेक्ट पोस्ट निकलती है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, कि अगर नो नीट जा रहे हो तो भाई कोशिश करो कि आप ऐसे फील्ड को पकड़ लो जहाँ पर, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत एवरेज बंदा हूँ, बहुत एवरेज बंदा हूँ, देखो एक क्लियर भाई वाली बात बता दूँ मैं आपको। ना एक दो बंदे होते हैं, एक बंदा होता है जो टॉप करता है, उसको डेडिकेशन है, कन्फ्यूजन नहीं है ना, कभी आप डिस्ट्रैक्ट होता है। और जैसे मैं हूँ, मैं बहुत एवरेज बंदा हूँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत भरा पड़ा हुआ है लाइफ में। तो मुझे मालूम है कि मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, तो मैं भाई इस फील्ड के अंदर मत जाना कभी, इस फील्ड में कभी मत जाना भाई। क्यों? मान लो आप इस दिन चले गए, तो आपको यहाँ पर जाकर डेडिकेट होना पड़ेगा। बट अगर आपने बीएससी जेनेटिक्स या इससे भी कहीं से भी करी, तब भी आपके ऑप्शन खुले रहेंगे भाई। तो आप एक स्पेशल फील्ड से जाओगे ना आप, तो आपके पास वो वाले ऑप्शन भी खुले रहेंगे और ये वाले ऑप्शन भी खुले रहेंगे। तो डेफिनेटली आपको वहाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब तो मिल जाएगी।
गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको ऐसा एग्जाम भी दे दो, डायरेक्ट वहाँ से भी स्पेशल जो एग्जाम निकलते हैं वो भी दे दो। समझ रहे हो मेरी बात को? वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप करियर हो, इम्पोर्टेंस ये है कि आपने जो करा करने वाले हो वो आपके लिए सही है क्या, आप खुद के हिसाब से देखो पहले। अब हम चलते हैं माई रूल एज अ टीचर, जो कि मैंने आपको काम करने का, जो मेरा काम है एज अ टीचर मैं वो कर रहा हूँ। कि पहला जो काम है क्लैरिटी, मैं आपके दिमाग में क्लैरिटी लाना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो। लाइक कि अगर आपको लगता है, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ना वो बच्चों को पता होती है और टीचर को पता होती है। तो अब मैं आपको देख तो सकता नहीं ना, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, बट मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में केवल एक चीज़ क्लियर कर सकता हूँ कि अगर आपको यही क्राइटेरिया आप में है तो आप अपने आप को ऐसा मानो। देखो भाई, मैंने बहुत क्लियरली बताया आपको कि अगर आप बहुत डेडिकेटली नो डिस्ट्रैक्शन लाइफ वाली जी रहे हो, आपको पता है कि मेरी जो दिमाग है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना भाई, मेरी बात को बस सुनना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं कि नहीं सर मैं मेरे में है बहुत, मैं कर लूँ, अच्छी बात है करना। बट एक जनरल पर्सपेक्टिव सोचना अपने बारे में कि भाई देखो, आप में अगर कैपेबिलिटी है कि आप डेडिकेटेड हो सकते हो, कंसिस्टेंट हो सकते हो, और आप में ये डिस्ट्रैक्शन वाला काम नहीं है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप भाई जो आप करना चाह रहे हो वो करो, और आपने अगर डिसाइड करा तो करो। ठीक है? और अगर मैं कहूँ जो ऐसा व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा क्लियरिटी तो है लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत भरा पड़ा है। दूसरी थी चीज़ कि भाई थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी जल्दी आ जाता है। तीसरी चीज़ की सर थोड़ा बहुत कभी कभार जैसे मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, है ना? तो अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन है तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आप अपना करियर डिसाइड करो और कोशिश करो कि आप स्पेशलाइज्ड, जो कि स्पेसिफिक कोई टेक्निकल या स्किल वाले काम को देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल अगर आपके पास होगी तो आप कहीं पे भी कमा लोगे। और एक बहुत अच्छी बात, ये बात यहाँ से निकल कर आएगी भाई, लास्टली एट द एंड आपको कमाना है, तो उस चीज़ को आप मेंटली सोच कर रखो। मैं डॉक्टर फील्ड में भी कहूँगा कि भाई अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो और आप बनोगे, तो एक चीज़ सोचना कि आपको कमाना है, और कमाना इतना है कि बस आपकी दाल रोटी चल जाए, और आपको जो आपको चाहिए वो आपके एम्बिशन जो है पूरे हो जाए। किसी को मार कर खाना वो गलत बात है, बस खुद का पेट भरना अच्छी बात है। समझ रहे हो मेरी बात? वो जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनसे भी मेरी एक बहुत अच्छी दरख्वास्त है कि भाई आप कोशिश करना कि आप इतना कमाओ कि आपका जो भी एम्बिशन है वो पूरे हो। पर अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ अपनी कमाई को थोड़ा कम देखना, क्योंकि आपने कमाने के लिए बहुत ऑप्शन आपके पास आएंगे। और वो बच्चा जिनके पास स्किल्स वगैरह नहीं है, भाई स्किल्स लो, क्योंकि आपको एट द एंड कमाना है, बेरोजगार नहीं घूमना है। दूसरी बात रियलिटी चेक देना था, वो मैंने आपको दिया, अभी दे दिया रियलिटी चेक। क्लियरिटी और रियलिटी चेक दोनों चीज़ सिमिलर मानता हूँ मैं। तीसरी बात डायरेक्शन मैंने आपको कैसे दी है, भाई देखो अगर ये बंदा है तो प्लीज़ ये करना है ना, और आपका यस और नो है तो आप ये करना। जो मेरे टीचर के रूल थे मैंने मैंने बताया, एज अ टीचर जो मेरा काम था मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट रोल इन बायोलॉजी करियर। अब आपका क्या रोल है भाई? ये लड़की दिख रही है आपको, कैसे चश्मे आपके इसमें देख रही है, खुद को समझा रही है, आप सेल्फ अवेयर रहो, अपने बारे में जानो कि आपकी क्या रियलिटी है। सेल्फ अवेयर रहोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको रियलिटी और मतलब क्या रियलिटी को मान लो आप, और फिर रियलिटी को एक्सेप्ट भी करो, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो ना तो आप उसमें काम करना शुरू करोगे। वरना आप अगर डेल्यूजन वाली जिंदगी जियोगे ना, कि आपको लगेगा नहीं यार भाई, कि भाई मैं तो हीरो हूँ, मुझे क्या दिक्कत होगी, आप सोचकर डिल्यूजन वाली जिंदगी में जी रहे हो ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी फैमिली में कंडीशन क्या है। तो भाई रियलिटी को जानो, रियलिटी एक्सेप्ट करो कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं तो इसको एक्सेप्ट करो और उसको मानो कि हाँ ठीक है, मुझे जो है कंडीशन उससे बेटर बनना है। राइट इन्फॉर्मेशन कैसे, मतलब भाई देखो, आप एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपके लिए खुद की इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि यार जो मैं करने वाला हूँ उसकी सारी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, और मेरा आगे करियर का गोल क्या है उसकी क्लियर होना, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चौथी और सबसे मेजरली थिंग जो आज की आपको इंस्टाग्राम के हर एक रील में मिलेगी, वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलप करो भाई, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप करो। और जो आपकी जैसे वो नहीं थी कि एक्स खिलाड़ी, उसको जितना शार्प करोगे उतना अच्छा वो पेड़ काटती है, वैसे आपकी जितने स्किल्स को आप शार्प करोगे उतना ज़्यादा आपको वो पेमेंट देगी, आपको उतना ही कमाई देगी वो। तो स्किल जो है आप उसको शार्प करो, स्किल पे ज़्यादा काम करो।
कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन सबसे अच्छी चीज़ किसी भी काम या फिर किसी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब पे, अगर मैं कंसिस्टेंटली काम नहीं करूँगा डेफिनेटली मेरी ऑडियंस भी जाएगी। तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा एजुकेटर बनना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैकअप प्लान रखना। ये सर लास्ट में अपनी लाइन खतरनाक बोल दिया, आप ही सोच रहे होंगे बैकअप प्लान इसलिए कि भाई देखो, कभी कभार आपके सोचे हुए रास्ते नहीं पूरे होते, तब आप क्या करोगे ये सोच कर रखना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बैकअप प्लान दो चीज़ देता है। पहली चीज़ तो ये आपको तसल्ली, तसल्ली किस बात की, कि अगर ये नहीं हुआ तो वो जो स्ट्रेस है ना हल्का सा थोड़ा सा कम कर देंगे। पर इतना भी नहीं उस बात को सोचना है कि यार आप अपना मेन गोल भूल जाओ। प्लान ए को तो आपको रखना ही है, पर प्लान बी हमेशा आपको थोड़ी तसल्ली देगा कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो भाई प्लान बी है मेरे पास। सेकंड और मेजर थिंग जो काम करता है ना भाई, वो ये है कि आपको फेल होने पर जो बचाएगा, ज़िंदगी को वापस खड़ा करने का मौका देगा, वो देगा प्लान बी। तो बैकअप प्लान रखो, हमेशा रखो। ठीक है, तो बच्चों मज़ा आया होगा आपको आज की करियर एडवाइस में। बिल्कुल भाई वाली बात करी मैंने, शायद तक मैं कुछ ज़्यादा भी भूल गया हूँ, पर ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगा होगा ना यार कितना मतलब भाई ने बात जो कही है सारी, वो एक बड़े भैया की तरह बात करी है ना। आप मुझे छोटा भाई मान रहे हो, दोस्त की तरह बात करी है आपकी। तो कभी कभार अच्छी बातें जो है, अगर कोई आपको बता रहा है तो सुन लेनी चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए थैंक यू। और पहले खुद के लिए क्लैप करोगे आप, शांति से करो, 2-3 बार क्लैप करो। क्यों? क्योंकि आपने मेरी पूरी बात सुनी। अब आपको कम से कम ये पता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख कर देना कि कैसे लगा आपको आज का ये सेशन, है ना। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो अगली जो संडे टॉक आने वाली है, संडे एडवाइस आने वाली है, वो बेहतरीन होगी। तो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बढ़िया बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, आपका डिजिटल फ्रेंड कह सकते हो, विदाई लेता है आपसे। विदाई मतलब अभी जा रहा हूँ, मिलते रहेंगे, डेली वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे। अभी हम बायो चल रही है हमारी 11th क्लास की, 12th की भी हम शुरू करेंगे जल्दी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।